अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस डिस्कशन में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो गैसेस वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, याद करने वाला है। जो चीज़ें समझने वाली होंगी वो मैं आपको बताऊंगा भी, और कुछ चीज़ें वैसे आपको बताऊंगा जो याद करने वाली होंगी। तो सबसे पहले अगर हम प्लाज्मा को डिफ़ाइन करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो डेफिनेशन हम इसकी कैसे करते हैं? हम कहते हैं प्लाज्मा गैसियस मिक्सचर। प्लाज्मा क्या होता है? गैसियस मिक्सचर। एक गैसियस मिक्सचर होता है विच कंटेन, जो कि मुश्तमिल होता है किस पर? विच कंटेन न्यूट्रल एटम्स या मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल एटम्स, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी प्लाज्मा एक ऐसा गैसियस मिक्सचर होता है जिसमें न्यूट्रल एटम भी होते हैं उस मिक्सचर के अंदर पॉजिटिव आयन भी होते हैं और उस मिक्सचर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इनके मिक्सचर को हम, इस गैसियस मिक्सचर को हम प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा बनता कैसे है? अगर हमने प्लाज्मा बनाना हो, हाउ प्लाज्मा फॉर्म्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा को बनाया कैसे जाता है। अगर बनाना हो प्लाज्मा को, तो प्लाज्मा बनाने के लिए हमें गैस को आयोनाइज करना पड़ता है। गैस को हीट अप करके, उसे हीट देके, टेम्परेचर देके किसी भी गैस को आयोनाइज करके प्लाज्मा जनरेट किया जा सकता है, प्लाज्मा बनाया जा सकता है। तो प्लाज्मा बनाने के लिए हम किसी भी ट्यूब के अंदर, या इसको आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं, इसके अंदर वो गैस फिल कर लेंगे जिस गैस को हमने प्लाज्मा में कन्वर्ट करना है। उस गैस को फिल कर लिया जाता है इसके अंदर। गैस को फिल करने के बाद इसे सफिशेंट एनर्जी दी जाती है। किसी भी फॉर्म में वो एनर्जी दी जा सकती है। हीट की फॉर्म में भी दी जा सकती है, करंट की फॉर्म में भी दी जा सकती है। यानी इसको हम हीट अप भी कर सकते हैं, हीट भी दे सकते हैं, इसमें से हम करंट भी पास ऑन कर सकते हैं। तो हीट या करंट पास ऑन, यानी हमने एनर्जी देनी होती है, इतनी सफिशेंट एनर्जी देनी होती है कि ये जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं इसके अंदर, ये आयोनाइज हो सके, इनमें से इलेक्ट्रॉन का इखराज हो सके। तो जब हम इसको सफिशेंट एनर्जी देते हैं तो इनमें से कुछ एटम्स या कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। सपोज इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। और बाकी कुछ जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो न्यूट्रल भी रहेंगे। कौन सा एटम आयोनाइज होगा, कौन सा मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा? जो वो सफिशेंट एनर्जी गेन कर लेगा, जितनी एनर्जी चाहिए उसे इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए। तो जब हम हीट अप करते हैं या करंट प्रोवाइड करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो सफिशेंट एनर्जी को गेन कर लेते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो एनर्जी गेन नहीं कर सकते, वो इलेक्ट्रॉन नहीं कर सके या नहीं कर सकते, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करते, वो न्यूट्रल फॉर्म में ही रहते हैं। तो ये एक मिक्सचर बन जाता है। इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? इस मिक्सचर को हम कहते हैं प्लाज्मा। और इसमें क्या क्या है? इसमें पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस, और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी। और इसके अंदर क्या है? न्यूट्रल एटम्स हैं। तो इनके मिक्सचर को हम प्लाज्मा कहते हैं। कैसे प्लाज्मा बनाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया कि गैस को हमने फिल करना है किसी ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब भी इसे कह सकते हैं, किसी ग्लास ट्यूब के अंदर इसको फिल करना है, हीट करना है, सफिशेंट हीट करना है या इलेक्ट्रिक करंट इसको प्रोवाइड करना है। लो प्रेशर के ऊपर गैस को फिल किया जाता है, प्रेशर को लो रखा जाता है ताकि ये इजीली आयोनाइज हो सके। तो हीट करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ एटम्स आयोनाइज हो जाएंगे, उनके पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और कुछ जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में ही रहेंगे। तो एक मिक्सचर बन जाएगा तीन चीज़ों का, पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल एटम्स का। इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। थर्ड नंबर पे बात आती है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है।
नेचुरल प्लाज्मा क्या होता है, सिर्फ थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंस बताना है। नेचुरल प्लाज्मा एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वो होता है जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है, और नेचुरल वो होता है जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। जो सन है, सन एक बॉल ऑफ प्लाज्मा है, वहाँ पे गैसियस मिक्सचर है, एनर्जी इतनी रिलीज़ होती है कि वो गैसेस वहाँ पे आयोनाइज होती रहती हैं और प्लाज्मा बनता रहता है। इस तरह से जो स्टार्स हैं, स्टार्स भी क्या है, वो भी बॉल ऑफ प्लाज्मा है, वहाँ पे भी प्लाज्मा होता है, गैसेस का मजमुआ होता है ना। जो सूरज है, जो स्टार्स हैं, वो गैसेस का मजमुआ होता है। वहाँ पे इतनी हीट होती है कि वो गैसेस आयोनाइज होती हैं, उनके आयोनाइज होने से ग्लोइंग प्लाज्मा बनता है जो कि रोशनी खारिज करता है, वो रोशनी वहाँ से निकलती है, इसलिए हमें सूरज और सितारे जो हैं वो चमकते हुए नज़र आते हैं। तो सन क्या है, सन एक बॉल ऑफ प्लाज्मा है। स्टार्स क्या है, ये बॉल ऑफ प्लाज्मा है। उसके बाद नेचुरल प्लाज्मा कहाँ पे बनता है, जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग बोल्ट होते हैं, बिजली चमकती है, उस वक्त हवा में मौजूद जो गैसेस होती हैं वो आयोनाइज होती हैं, तो वहाँ पे भी प्लाज्मा जनरेट होता है। तो नेचुरल प्लाज्मा, सन क्या है, नेचुरल प्लाज्मा। स्टार्स क्या है, नेचुरल प्लाज्मा है। जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग मतलब लाइटनिंग बोल्ट्स, जब बिजली वगैरह चमकती है उस वक्त भी प्लाज्मा जनरेट होता है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा हम कैसे बना सकते हैं, उसका ये तरीका जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस। बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस, किसी भी गैस को आयोनाइज करके हम आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल प्लाज्मा को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये प्लाज्मा इतना रिएक्टिव होता है कि जो भी चीज़ इसके साथ टकराती है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। इवन हवा के साथ भी, अगर हवा के साथ भी ये टकराएगा तो हवा के साथ भी ये रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए आर्टिफिशियल प्लाज्मा को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके ऊपर वर्क हो रहा है कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा को कैसे हैंडल किया जाए। वैसे इसे अंडर लो वैक्यूम रखा जाता है प्लाज्मा को, क्योंकि हवा के साथ भी ये रिएक्शन कर जाता है। तो अगर इसको कंट्रोल कर लिया गया, मतलब कंट्रोल्ड प्लाज्मा बना लिया गया, तो फिर उसके बहुत से एडवांटेजेस भी हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये फ़र्क है नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा में। अब नेक्स्ट जो इसमें बात आती है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की खुसूसियात क्या है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की खुसूसियात क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। तो इसमें दो पॉइंट है करैक्टरिस्टिक्स में। एक तो प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर सफिशेंट चार्जेस मौजूद होते हैं। चार्जेस मतलब इसके अंदर आयंस, पॉजिटिव आयंस भी मौजूद होते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। चूँकि इसके अंदर चार्जेस मौजूद होते हैं इसलिए प्लाज्मा दोनों फील्ड्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये रिस्पॉन्ड करता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी रिस्पॉन्ड करता है। तो पहली तो इसकी ये है कि it responds in both किस किस में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्यों रिस्पॉन्ड करता है दोनों फील्ड्स में, क्योंकि इसके अंदर चार्जेस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव आयन भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो ये दोनों फील्ड में रिस्पॉन्ड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्स देता है, यानी आयंस वगैरह मूव करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में भी रिस्पॉन्स करता है, आयंस की मूवमेंट होती है। दूसरा, एज ए होल जो प्लाज्मा होता है वो न्यूट्रल है। एज ए होल प्लाज्मा इज न्यूट्रल। प्लाज्मा इज न्यूट्रल, यानी अगर इसको हम मैक्रोस्कोपिकली देखें, प्लाज्मा को पूरी मजमूई इसकी कैफियत देखें, मैक्रोस्कोपिकली देखें, तो जितने इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मजमूई हालत हम देखें तो हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा क्या होता है, मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन वैसे हम ये कहते हैं कि इसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं। जिस तरह एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो वो चार्ज ही, लेकिन ओवरऑल अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हों तो एटम न्यूट्रल होता है। सेम इसी तरह से इस प्लाज्मा के अंदर जितने पॉजिटिव आयंस हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ओवरऑल प्लाज्मा क्या होता है, मैक्रोस्कोपिकली प्लाज्मा न्यूट्रल होता है। हालांकि इसके अंदर चार्जेस मौजूद होते हैं, उन चार्जेस की वजह से ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रिस्पॉन्ड करता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी रिस्पॉन्ड करता है। अब लास्ट में हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस।
प्लाज्मा की एप्लीकेशंस क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है। एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो कुछ चंद एक पॉइंट हैं, कुछ 7-8 पॉइंट हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं एप्लीकेशंस के अंदर। तो एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। डेफिनेशन पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ये पूछ सकता है कि हाउ प्लाज्मा इज़ फॉर्म्ड, प्लाज्मा को हम कैसे बना सकते हैं, ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा की करैक्टरिस्टिक्स क्या है। और लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि इसकी एप्लीकेशंस बताओ, प्लाज्मा की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो पहले नंबर पे जो फ्लोरिसेंट बल्ब होते हैं, वो कहता है कि ये जो फ्लोरिसेंट बल्ब है ये रेगुलर बल्ब की तरह नहीं होते। मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये फ्लोरिसेंस क्या होती है। फ्लोरिसेंस एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल हाई एनर्जी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और लो एनर्जी रेडिएशंस को उसी वक्त एमिट करता है। हाई एनर्जी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और लो एनर्जी रेडिएशंस को या लो एनर्जी शुआओं को एमिट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर फ्लोरिसेंस हो रही है किसी सबस्टांस से, तो ये सबस्टांस क्या करेगा, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, हाई एनर्जी रेडिएशंस को, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा। फ्लोरिसेंस का मतलब है ये एब्जॉर्ब करके रेडिएशंस को खारिज भी करेगा, लेकिन वो जो रेडिएशंस खारिज करेगा वो कौन सी होंगी, वो लो एनर्जी रेडिएशंस होंगी। सिंपल आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्लोरिसेंस एक ऐसा अमल होता है जिसमें कोई भी सबस्टांस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएशंस को खारिज करता है, उस अमल को हम फ्लोरिसेंस कहते हैं। तो जो फ्लोरिसेंस बल्ब होते हैं, जो फ्लोरिसेंट बल्ब होते हैं, वो आम जो हम पहले ऑर्डिनरी बल्ब इस्तेमाल करते थे जिसके अंदर टंगस्टन का फिलेमेंट होता था, उस तरह के वो बल्ब नहीं होते। जो फ्लोरिसेंट बल्ब हैं उनके अंदर भी प्लाज्मा जनरेट होता है, प्लाज्मा के जनरेट होने से उनके अंदर रोशनी जनरेट होती है। तो फ्लोरिसेंट बल्ब एक्चुअली कैसे वर्क करता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो फ्लोरिसेंट बल्ब होते हैं ये लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब्स। इन ग्लास ट्यूब्स के अंदर मरकरी वेपर्स प्लस गैस, मरकरी वेपर्स प्लस गैस, यानी मरकरी वेपर्स के साथ कोई भी जो है नोबल गैस फिल की जा सकती है। नोबल गैस के अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जीनॉन, क्रेप्टॉन वगैरह, तो कोई भी नोबल गैस या दो नोबल गैसेस का मिक्सचर हम इसके अंदर फिल करते हैं। तो जब करंट इसको प्रोवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इसे प्रोवाइड किया जाता है इस बल्ब को या इस ट्यूब को, तो जो मरकरी वेपर्स होते हैं, जो गैसेस होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट का मतलब है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी शेल से चले जाते हैं हायर एनर्जी शेल में। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि एक्साइटेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये एक एटम, उसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकंड शेल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जब एनर्जी आके इससे स्ट्राइक करती है इस इलेक्ट्रॉन से, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर शेल से चला जाता है हायर शेल में। इसको कहते हैं एक्साइटेशन। इस अमल को क्या कहा जाता है, एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया हायर एनर्जी शेल में। अब जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल में आया है वहाँ से वापस भी जाना है उसने लो एनर्जी शेल में। तो जब ये वापस लो एनर्जी शेल में जाता है तो ये रेडिएशंस को खारिज करता है, ये रेडिएशंस को खारिज करता है। जो जब ऊपर गया उस अमल को हम कहते हैं एक्साइटेशन, जब ये वापस जाएगा तो उसको कहते हैं डी एक्साइटेशन। तो करंट हमने दिया तो गैस जो हमने फिल की थी, जो मरकरी वेपर्स थे, वो एक्साइट हो गए, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल में चले गए। जब वो इलेक्ट्रॉन वापस लो एनर्जी शेल में आएंगे तो वो रेडिएशंस को खारिज करेंगे, शुआओं को खारिज करेंगे। तो यहाँ पे जो लाइट बनती है, जो एनर्जी खारिज होती है, जो रेडिएशंस खारिज होते हैं, वो होती है यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारे लिए विजिबल नहीं होते, हम उनको नहीं देख सकते। अब इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर कोई ऐसा मटेरियल लगाया होता है, कोई ऐसा मटेरियल कोट किया होता है, उसको फॉस्फोर कहते हैं। अब उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। वो फॉस्फोर क्या करता है, इस यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करके विजिबल लाइट को खारिज करता है।
यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करके किस लाइट को खारिज करता है, विजिबल लाइट को जो हमें नज़र आती है। दोबारा से मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जो फ्लोरेसेंट बल्ब होता है वो एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है। उस ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी वेपर्स और कोई भी नोबल गैस या दो गैसेस का मिक्सचर फिल किया जाता है। जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं, करंट प्रोवाइड करने से ये एक्साइट हो जाते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स एक्साइट होने के बाद जब ये वापस डी एक्साइट होते हैं तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एमिट करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारे लिए विजिबल नहीं होती, हम उनको नहीं देख सकते, हमारी विजिबल रेंज से वो बाहर है। तो इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक ऐसा मटेरियल उन्होंने कोट किया होता है जिसको हम फॉस्फोर कहते हैं। वो फॉस्फोर इस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो विजिबल लाइट को एमिट करता है, तो वो विजिबल लाइट हमें नज़र आती है। इस प्रिंसिपल के ऊपर ये फ्लोरेसेंट बल्ब जो है वो वर्क करते हैं। तो यही कहता है कि जो फ्लोरेसेंट बल्ब है वो आम ऑर्डिनरी बल्ब की तरह नहीं होते। जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो गैस एक्साइट होती है, एक्साइट होने के बाद डी एक्साइट होती है, प्लाज्मा जनरेट होता है, और जो प्लाज्मा बनता है इस ट्यूब के अंदर, इस फ्लोरेसेंट बल्ब के अंदर, वो ग्लोइंग प्लाज्मा होता है, उससे लाइट निकलती हुई हमें नजर आती है। दूसरा पॉइंट, नियॉन साइंस। नियॉन साइंस, ये लंबी लंबी ग्लास ट्यूब्स होती हैं जिनको हम नियॉन साइंस कहते हैं। इनके अंदर कोई भी गैस फिल की जा सकती है, यूजली नियॉन गैस इसके अंदर फिल करते हैं, इसलिए इसको नियॉन साइन कहते हैं। इसके अलावा कोई और गैस भी हम फिल कर सकते हैं। जो डिफरेंट गैसेस हैं उनके कलर डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट जो ये वाली गैसेस हैं, नोबल गैसेस, ये डिफरेंट गैसेस डिफरेंट कलर शो करती हैं। जैसे कि पहली गैस है हीलियम, हीलियम जो है वो पिंक कलर शो करती है। जो आर्गॉन है वो ब्लू कलर जो है वो एमिट करती है, ब्लू कलर की लाइट एमिट करती है। तो इसके अंदर हम नियॉन गैस फिल करते हैं, लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, इसलिए इनको नियॉन साइंस कहते हैं। और जो एडवर्टाइजिंग के लिए बोर्ड लगाए होते हैं बड़े बड़े मॉल्स के बाहर, वहाँ पे लंबी लंबी ट्यूब्स के अंदर वो एडवर्टाइजमेंट की होती है, तो वो यही होते हैं, नियॉन साइंस वगैरह होते हैं। तो उन्हीं की मदद से वो एडवर्टाइज बोर्ड वगैरह बनाए होते हैं। नियॉन साइंस नियॉन गैसेस के अंदर फिल की होती है, या कोई भी गैस जो कलर हमें रिक्वायर्ड है, इसको करंट प्रोवाइड किया जाता है। जब करंट प्रोवाइड करते हैं, ये नियॉन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइट होते हैं, एक्साइट होने के बाद वापस वो डी एक्साइट होते हैं, डी एक्साइट होकर वो कोई ख़ास कलर की लाइट एमिट करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो हीलियम होती है, हीलियम पिंक कलर की लाइट एमिट करती है, ठीक है। आर्गॉन जो होती है वो करती है ब्लू कलर की लाइट एमिट, ठीक है। इस तरह से नियॉन जो है ये मेरा ख्याल रेड कलर की लाइट एमिट करती है। तो डिफरेंट जो गैसेस हैं, डिफरेंट नोबल गैसेस, वो डिफरेंट कलर्स को एमिट करती हैं जब उनके मॉलिक्यूल्स एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं। तो इसको हमने करंट प्रोवाइड किया, करंट ने इस नियॉन गैस को चार्ज अप कर दिया, मॉलिक्यूल एक्साइट हुए, जब वो डी एक्साइट हुए तो उन्होंने रेड कलर की लाइट को एमिट किया, तो वो हमें रेड कलर की लाइट नज़र आती है। या अगर हम किसी और कलर को लेना चाहें तो फिर इसके अंदर कोटिंग भी की जा सकती है, डिफरेंट मटेरियल की कोटिंग भी की जा सकती है। उस कोटिंग की वजह से कलर चेंज भी हो सकता है, एक ही ट्यूब के अंदर हमें डिफरेंट कलर भी नज़र आ सकते हैं उस कोटिंग की वजह से, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अंदर कोटिंग करके कलर्स को चेंज भी किया जा सकता है। तो इसको हम नियॉन साइंस कहते हैं। यूजली नियॉन गैस फिल करते हैं तो इसलिए इसको नियॉन साइन कहा जाता है। नियॉन के अलावा कोई और गैस भी इसके अंदर फिल की जा सकती है। सेम वही प्रोसेस है जो हमने यहाँ पे पढ़ा फ्लोरेसेंट बल्ब्स के अंदर। तो ये दो इसकी मेजर एप्लीकेशंस थी। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि 3rd नंबर पे वो कहता है कि प्लाज्मा इज़ यूज्ड टू डराइव लेज़र्स। लेज़र लाइट को ड्राइव करने के लिए, उसको चलाने के लिए भी प्लाज्मा का इस्तेमाल होता है। जब लेज़र हम ऑन करते हैं तो लेज़र लाइट जो है वो अपने इर्द गिर्द की जो हवा होती है उसको जब उसमें से गुज़रती है तो उसको प्लाज्मा में कन्वर्ट करती है, प्लाज्मा में कन्वर्ट करती हुई आगे की तरफ मूव करती है। इस तरह से 4th नंबर पे अगर हम लिखना चाहें तो हम कहेंगे पास्चुराइज फूड। खुराक को लंबे अरसे तक महफूज बनाने के लिए भी हम प्लाज्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लाज्मा क्या करता है, ये जो फूड के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो खुराक को जल्दी ख़राब कर देते हैं, उनको किल करने के लिए प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर उन बैक्टीरिया को हम किल कर दें तो खुराक को जो है वो लंबे अरसे तक महफूज किया जा सकता है। इस तरह से 5 नंबर पे हम लिख सकते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स।
जो मेडिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, जो सर्जिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको स्टेरलाइज करने के लिए यानी जरासीम से पाक करने के लिए भी प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर आयंस वगैरह मौजूद होते हैं, तो इसकी मदद से करंट या इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है। इसके अलावा और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अलावा पास्चुराइज फूड हो गया, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स हो गया, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टू क्लीन इन्वायरमेंट, हमारा जो माहौल है उसके अंदर जो हैज़रस मटेरियल हैं, जो ख़तरनाक मटेरियल हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए भी प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह के और भी कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो आप वहाँ से देख के उनको लिख सकते हो। जो मेन समझने वाले पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि प्लाज्मा क्या होता है, इसको हम बनाते कैसे हैं, प्लाज्मा नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा में क्या फ़र्क है, प्लाज्मा की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और एप्लीकेशंस क्या हैं। जो दो समझने वाली एप्लीकेशंस थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इसमें आप एक और मेरे जहन में आ गया, वो भी लिख सकते हो, पार्टिकल एक्सेलरेटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पार्टिकल एक्सेलरेटर मतलब वो मशीनें, वो चीज़ें जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनको हम पार्टिकल एक्सेलरेटर कहते हैं। एक्सेलरेट का मतलब होता है स्पीड को बढ़ाना या वेलोसिटी को बढ़ाना। तो प्लाज्मा को पार्टिकल एक्सेलरेटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह की कुछ और भी इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो आप बुक से देख के उसका पॉइंट बना सकते हो। जो समझने वाली बातें थी, जो समझाने वाली बातें थी, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर ली है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा जो चीज़ें मैंने आपको बताई। स्पेशली यहाँ पे ये फ्लोरेसेंट बल्ब क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और नियॉन साइंस क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, कि एक्सरसाइज में कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि उनके अलावा कोई और भी आ सकता है, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, व्हाट आर आइसोथर्म, और पार्ट बी और पार्ट सी, वाई डू वी गेट स्ट्रेट लाइन व्हेन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए गैस इज प्लॉटेड अगेंस्ट इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी और पार्ट सी इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का बी, सी और डी, क्वेश्चन 7 का बी, सी और डी पार्ट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9 का बी और सी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी और सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ए, क्वेश्चन 10 का ए पार्ट, ठीक है। इसके बाद है ए पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 10 का ही सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट, ए पार्ट और सी पार्ट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बी और सी, क्वेश्चन 13 का बी और सी पार्ट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 ये कंप्लीट, क्वेश्चन 15 ये कंप्लीट। तो ये कुछ एक्सरसाइज से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई और भी पूछ सकता है, लाजमी नहीं है कि यही आए, इनके अलावा भी आ सकता है, लेकिन जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें यहाँ से। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।